नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको विराम चिन्हों के विषय में बताया था कि विराम की चिन्हों की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोगों ने, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, उसकी परिभाषा को ध्यान से सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे चिन्हों की। तो बिना समय गंवाए हम शुरू कर देते हैं। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? हमने आपको 20 बताए थे, जो कि व्याकरण के कामता प्रसाद जो गुरु थे उन्होंने 20 माने थे। किंतु हम जो अभी माने जाते हैं, जितने भी काम इस समय यूज़ में आते हैं, जो प्रयोग में आते हैं, जिनका कि अक्सर प्रयोग होता है, वो इस समय 18 प्रचलन में है। मैं अभी आपको 10 विराम चिन्हों के विषय में बताती हूँ और बाकी के आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। आप इनको अच्छी तरीके से समझ लें और जो भी कोई समस्या आती है, जिस चीज़ को आप नहीं समझ पाते हैं, वो प्रश्न आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आप सबके समाधान अवश्य करूँगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विराम चिन्हों की। तो जैसा कि आप सबको कुछ तो विराम चिन्ह जानते ही होंगे, जैसे कि अल्प विराम माने कॉमा, और पूर्ण विराम माने जो उस सेंटेंस वाक्य के पूरा होने के बाद में जो एक पूर्ण विराम लगा दिया जाता है, खड़ा सा डंडा, वो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क पता होगा। तो इस तरीके के जो चिन्ह है, कुछ तो आपको पता होंगे, कुछ आपको केवल आप उनका यूज़ देखते होंगे, उनको ये नहीं जानते होंगे कि उनका यूज़ हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। तो आज हम इनको समझ लेते हैं। ये है अल्प विराम कॉमा। ये जो दिया हुआ है आपके सामने, ये जो कॉमा किसी भी वाक्य में, जैसे राम कॉमा सीता कॉमा, ये अल्प विराम, सोहन इत्यादि विद्यालय जाते हैं, इत्यादि विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो ये राम के बाद एक कॉमा दिया है अल्प विराम, एक सीता के बाद अल्प विराम, उसके बाद सोहन इत्यादि। और भी नाम दिए होते तो हमारा वाक्य बड़ा ना होने पाए, इसलिए हमने 2-3 नाम दिए और उस जो खास व्यक्ति थे, जो खास नाम होंगे, उन नामों को यहाँ पे दे दिया गया। राम सीता सोहन इत्यादि विद्यालय जाते हैं। तो अगर यहाँ पर एक ही होता राम और बाकी सारे लोग, तो यहाँ पर कॉमा की या अल्प विराम की आवश्यकता नहीं होती। अल्प विराम के विषय में कल जो पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी वाक्य बोला जा रहा होता है, उस वाक्य को बोलते समय जब हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, जैसे राम सीता सोहन गीता जाते हैं, राम सीता गीता मोहन सोहन जाते हैं, तो इन सब के साथ में जितना हमने छोटा छोटा जो एक अपनी सांस को रोका, उसको हम अल्प विराम कहते हैं। एक साथ बोलते चले जा रहे हैं, चांद पर चढ़ के चांद पर गया चंद्रयान और ये था वो था, इस तरीके से हम एक साथ जब बोलते चले जाएंगे तो कोई विराम नहीं लेंगे, तो वो कोई भी तरीका बात करने का या अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को प्रस्तुत करने का वो तरीका नहीं होता है। तरीका यही है, आप जो भी बात कहना चाहते हैं, उस बात को आप जिस तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप उन तक पूरी तरह पहुंचे, आपको ही समझ में आना चाहिए, तब दूसरों तक वो बात पहुंचती है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया, अल्प विराम चिन्ह होता है, अंग्रेजी में इसको कॉमा कहते हैं। अब आते हैं नीचे अर्ध विराम, जिसको अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं। सेमीकोलन अर्ध विराम मतलब जो भी वाक्य जो भी बोला जा रहा होता है, उसको बोल करके जब थोड़ा सा ज़्यादा, अल्प विराम से जरा ज़्यादा जो है पॉज लिया जाता है, जो रुका जाता है, लंबी सांस खींची जाती है, वो अर्ध विराम हो जाता है। अल्प मैंने छोटी सी, और उसके बाद अर्ध विराम। अर्ध विराम कोई भी वाक्य बोल रहे थे, राम गया, रुक गए, राम गया, क्योंकि उसको वहाँ इसलिए जाना था, तो वहाँ पर राम गए वनवास, राम गए वनवास, क्योंकि उनको पिता का वचन पूरा करना था, तो राम वनवास को गए, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, क्यों कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने गए। अगर ये सारा वाक्य पूरा लिखा जाएगा तो राम वनवास को गए,
यहाँ पर आकर के हम एक सेमीकोलन दे देंगे, क्योंकि ये एक अलग वाक्य था और वो क्योंकि उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन करना था, या वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास गए। इस तरीके से अगर हम जोड़ देंगे तो वो एक अलग वाक्य बनेगा। लेकिन अगर दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं और दो अलग अलग वाक्य हैं तो बीच में सेमीकोलन, जो अंग्रेजी में सेमीकोलन और हिंदी में अर्धविराम कहते हैं, वो ये है अर्धविराम। आप इसको फिर से समझें। यहाँ पर ये डॉट ऊपर लगाते हैं, एक ये बिंदु, और नीचे उसके ये कॉमा लगा दिया जाता है, जिसको कि अल्प विराम कहते हैं। ये कॉमा, ये ऊपर बिंदु और नीचे ये, तो ये हुआ आपका अर्धविराम। अब आते हैं पूर्ण विराम पर। पूर्ण विराम, जब कोई वाक्य बोला गया और वाक्य बोलने के बाद में हम रुक गए। सोहन विद्यालय जाता है, सीता खाना बनाती है, गीता गाना गाती है। तो इन वाक्यों को बोलने के बाद में हम पूरी तरह रुक जाते हैं। जिन वाक्यों को बोलने के बाद पूरी तरह रुक जाया जाता है, वाक्य खत्म हो जाता है जहाँ पर, वहाँ पर ये पूर्ण विराम, एक खड़ा डंडा लग जाता है, जिसको फुल स्टॉप, अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। अब आता है उपविराम। उपविराम जो होते हैं, ये जो डॉट दो लगे हुए हैं यहाँ पर, उपविराम, ये जब वाक्य लिखा जा रहा होता है, वाक्य के विषय में, ये किस विषय पे लिखा जा रहा है। मान लीजिए हमने लिखा कि पढ़ाई करना। पढ़ाई करना क्या है, इसके विषय में लिखना है, तो हमने उपविराम लिख दिया, पढ़ाई करना। क्यों, ये इसलिए ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको, उस पढ़ाई करना ज़रूरी है जो वाक्य बोला गया, उसके आगे जो मैंने ये उपविराम लगाया, उसके आगे हम ये लिखेंगे कि पढ़ाई करना इसलिए ज़रूरी है, पढ़ाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक अच्छे इंसान बने, या हमें जो भी लिखना है वो एक, हमको ये उपविराम लगाने के बाद में हम आगे उसके लिखेंगे। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी मार्क उसको कहते हैं अंग्रेजी में। आते हैं विस्मयादि बोधक, मतलब जिसको जो भी शब्द बोला जाए या जो भी वाक्य खत्म हो रहा हो, जो वाक्य बोला जा रहा है, उसको बोलते समय, बोलने के बाद जो भी एकदम विस्मय हो, आश्चर्य हो और दुख हो, या कहीं पर बहुत खुशी झलक रही हो, तो जिससे कुछ विस्मयकारी हो, वहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ होता है, एक खड़ा सा डंडा, उसके नीचे एक बिंदु। ये होता है, अंग्रेजी में इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो जैसे आह लिखा गया, या अरे लिखा, अरे, ये यहाँ पर हमने एक चिन्ह लगाया। ओह लगाया, ये यहाँ पर चिन्ह लगाया। ओह, तुम ठीक हो गए, तुम ठीक नहीं हो, या इस तरीके से लिख दिया, तुम ठीक नहीं हो। कुछ ओह का मतलब यहाँ पर एक दुख प्रकट कर रहा है। अरे भी यहाँ पर आश्चर्य प्रकट कर रहा है। आह कष्ट प्रकट कर रहा है। आह, यहाँ पर भी मार्क ये लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये कष्ट को प्रकट कर रहा है ना। और उसके बाद वाह बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छा था। वाह के बाद भी हमने लगाया यहाँ पर, तो ये खुशी प्रकट कर रहा है। और अरे राम वन को गए, ऐसे वाक्य लिखा है। अरे, यहाँ पर पूरा लिखा, एक्सक्लेमेटिव मार्क लगाया, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया, और राम वन को गए, राम वन को गए, यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। क्यों कि जब भी पता लगेगा किसी को, तो ये एक विस्मयकारी बात है जो इस प्रकार से चिन्ह लगाकर बताई जाएगी। अरे राम वन को गए, अरे सीता हरण हो गया। ये विस्मय प्रकट करने वाले जो शब्द और वाक्य होते हैं, इनके साथ में ये चिन्ह लगाया जाता है। ये आपको चिन्ह ये समझ में आ गया होगा। ये एक खड़ा सा डंडा है और एक नीचे डॉट लगा हुआ है।
ये इस तरीके से लगाना जरूरी हो जाता है जब भी कोई भी विस्मयकारी शब्द हो, जिनसे दुख प्रकट होता हो, जिनसे आश्चर्य प्रकट होता हो, जिनसे विस्मय पता चलता हो, और जो खुशी प्रकट करने वाले हो, और जो भी कष्ट प्रकट करने वाले हो, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वे शब्द या उसी से जुड़े हुए जो वाक्य बने हुए होते हैं वे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके प्रकट किए जाते हैं या बताया जाता है उनको। अब आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक आप जानते होंगे जिनको कि कोई भी प्रश्न किया जा रहा हो, जिनके आरंभ में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द लगे हुए हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जाओगे, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, या राम कहाँ गए, या सोहन क्या कर रहा है, तो चाहे वो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ इस तरीके के शब्द पहले लगे हुए हो या बीच में लगे हुए हो, जिनसे कि प्रश्न का होना, जिन वाक्यों से प्रश्न का किया जाना समझ में आता है, प्रकट हो रहा हो, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आप अच्छे से समझें। ये ऐसे करके यहाँ पर और नीचे एक डॉट ये बिंदु लगा दिया जाता है ये। और अब आते हैं कोष्ठक। कोष्ठक जो होते हैं, कोष्ठक ये बना हुआ है, ये ब्रैकेट, अंग्रेजी में इनको ब्रैकेट कहते हैं। ये छोटा ब्रैकेट होता है, इनको आप गणित में भी पढ़ते हैं और संस्कृत में भी हम इन्हें पढ़ते हैं, तो भी ये कोष्ठक कहलाते हैं। कोष्ठक का जो चिन्ह होता है वहाँ पर लगाते हैं जब हम किसी के विषय में कोई बात कह रहे होते हैं, जैसे कि स्वामी रंगनाथन जो कि एक वैज्ञानिक है। अब हमें ये बताना है, हमें ये पूरा दिखाना नहीं था, हमें केवल बताना था रंगनाथन जो कि एक वैज्ञानिक है, तो हमने जो कि वैज्ञानिक को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब ये हिंदी में ज़्यादातर ये छोटे ब्रैकेट का प्रयोग होता है, ज़्यादा बड़ी बात होती है तो मंझले ब्रैकेट का होता है, और सबसे बड़ी बात बड़ा ब्रैकेट है। तो ये सब वैसे तो मैथ में, गणित में ज़रूरत होते हैं, हिंदी में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी बात, लंबी बात खींच के कर रहे हो तो बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक का चिन्ह लगा देते हैं। तो स्वामी रंगनाथन जो कि एक वैज्ञानिक हैं, वे बेंगलुरु गए। तो जब ये आप लिख रहे होते हैं जो कि एक वैज्ञानिक है, स्वामी रंगनाथन वो बेंगलुरु गए, ये एक साधारण सा वाक्य बन जाता है। बीच में हमने उनका परिचय दिया जो कि एक वैज्ञानिक है, तो जो कि एक वैज्ञानिक को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों कि ये रंगनाथन जी का परिचय है, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है, बताया जाता है। जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है इसका मतलब जो उससे पहले लिखा गया शब्द है वो ये ब्रैकेट के अंदर वाले शब्द उस शब्द को विवरण दे रहा है, उसको व्याख्यायित कर रहा है। तो अब आगे हम आते हैं नीचे योजक चिन्ह। ये अक्सर आप लिखे किसी शब्द के आगे या कहीं कोई आप लिखने जा रहे होते हैं कि तो उसके आगे योजक चिन्ह लगा हुआ देखते हैं। ये विवरण का भी जो है विवरणात्मक चिन्ह भी कहलाता है, जैसे कि पानी और जल, पानी, इस तरीके का कोई भी शब्द दिया हुआ है और हमें उसके बारे में लिखना है, तो ये योजक चिन्ह लगा दिया जाता है कि जल इसके बारे में, केदारनाथ इसके बारे में, तो योजक चिन्ह लगा दिया गया कि अब इन विषयों के बारे में हमें लिखना है, तो वहाँ पर एक योजक चिन्ह लगा दिया कि इसके आगे हम विवरण देंगे। अब आते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये दो जो है इन्वर्टेड कॉमास, इनको अंग्रेजी में कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ये अगर दो की संख्या में है, एक ये और एक ये, और उलट करके सेम उलट करके जो है इधर से लग जाते हैं और इधर से लगे रहते हैं, ये जो होते हैं उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग अपने नामों के साथ में जो उपनाम लिखे जाते हैं, उपनामों के साथ में भी ये नहीं जानते कि इसका इन चिन्हों को लगाने का मतलब क्या होता है। ये जो दो का योजक चिन्ह लगता है, दो का उद्धरण, इनको उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं।
फल जो है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी दिया गया है कि कोई पंक्ति दे दी गई है कि ये इस जगह से ली गई है, ये पंक्ति रामायण से ली गई है, तो उस जो पंक्ति दी हुई होगी वो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कही जाएगी, या किसी के द्वारा कही गई कोई भी बात जो होती है वो भी इन्वर्टेड कॉमास माने जो ब्रैकेट ये जो दिए हुए हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह, अवतरण जिस किसी चीज़ से, किसी किताब से या कहीं से लिया गया जो पाठ्य पुस्तक का या किसी चीज़ का भी भाग होता है जिसको कि हमें आगे विवरण देना है, व्याख्यायित करना है, वो यहाँ ये जो अवतरण चिन्ह दिए हैं इसमें लिखा जाता है। और इनको उद्धरण चिन्ह भी इसलिए कहते हैं, उद्धरण जो किसी दूसरे की व्यक्ति की बात, कोई दूसरा व्यक्ति जिसने कहा उसकी बात को उसी तरीके से हमें कहना है कि मान लीजिए कि टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा तुम कक्षा से बाहर जाओ, तो जब अध्यापक ने कहा कॉमा, हम क्योंकि हम यहाँ पर रुक जाते हैं, अध्यापक ने कहा तुम कक्षा से बाहर जाओ, अब हमें तुम कक्षा से बाहर जाओ हमें ये पूरी बात कहनी है, जो अध्यापक ने जिस तरीके से कही वैसे ही लिखनी है। तो हमें यहाँ पर जो उद्धरण चिन्ह है इन्वर्टेड कॉमास वाले वो ऐसे करके जो ऊपर बने और उनकी बात खत्म होने के बाद में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाते हैं। वो अंग्रेजी में होता है, हिंदी में भी यही होता है। ये उद्धरण चिन्हों को ऐसे लगाया है और उसको बंद कर दिया जाता है। अभी ना दिख रहा हो तो आपको हम कैमरा नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख के बताते हैं। ये उद्धरण चिन्ह है, यहाँ पर लिख देते हैं अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा। अब हम यहाँ रुक जाते हैं तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अध्यापक ने कहा, क्या कहा, तुम कक्षा से बाहर जाओ, तुम कक्षा से बाहर जाओ, ये अध्यापक ने कहा। अब हम अगर इसको ऐसे ही रख देते हैं तो ये सही नहीं होता। अध्यापक ने कहा तुम कक्षा से बाहर जाओ, ये ऐसे ही हुआ कि अध्यापक से ही कोई कह रहा हो, तो अध्यापक ने जब कहा उन्हीं की बात को उन्हीं के शब्दों में रखना, ये उद्धरण कहलाता है। ये किसी बात को कहीं पर उद्धरण करना, उतार के लाना, उसको उन्हीं के शब्दों में रख देना उद्धरण कहलाता है। और अवतरण भी इसको उद्धरण भी कहते हैं चिन्ह और अवतरण भी कहते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। ये आप अब आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो होता है ये एक जीरो जैसा मार्क ये बना हुआ है, ये एक शून्य जैसा मार्क बना हुआ है। जैसे कि हमें पूरा आदरणीय नहीं लिखना है, आदरणीय इतना बड़ा हम नहीं लिखना चाहते, तो इसको हम लाघव कर देते हैं, आ लिख देते हैं और यहाँ पर बड़ा सा एक ये शून्य बना देते हैं। तो आदरणीय, यहाँ से इस आ मतलब समझ में आ जाता है कि आदरणीय। माननीय लिखना है तो माँ लिख करके माननीय को हमने यहाँ पर इसको लाघव चिन्ह लगा दिया, माँ लिख दिया, और ये जीरो का जो था ये शून्य यहाँ पे लगा दिया, तो इसका अर्थ हो गया कि माँ। स्वर्गीय लिखते हैं तो उसमें भी ऐसे स्व लगा देते हैं, स्वा में आगे शून्य लगा दिया, इसका मतलब इतना आगे और स्वर्गीय को इसको जो है लघु करके लिखा जाना। तो ये चिन्ह जो होगा 10 चिन्ह है। आगे हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे बाकी के 8 चिन्हों की आपसे अगले एपिसोड में, और आशा करती हूँ कि आपको ये सारे विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो प्रश्न जरूर से लिखिए, और कुछ आपको पूछना है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, कुछ और आप पढ़ना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप जो भी करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें और आप उनको समझते रहें, पढ़ते रहें और आपको कुछ नया मिलता रहे। तो चलिए, नमस्कार और जय हिंद, जय हिंदी। फिर मिलेंगे और नए एपिसोड के साथ में। बाय।